नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम क्या सीखेंगे। 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारा सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है दोस्तों, उसे हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 है हमारा, एक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। एक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण भी दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, एक्रिस्टलीय किसे कहते हैं, तो ऐसे ठोस जिनके कण किसी विशेष ज्यामिति में नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी कोई एक मान लो कि कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तथा इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। गलनांक यानी कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ गलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका अनिश्चित होता है। इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समदैशिकता का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, समदैशिकता का मतलब हो गया कि किसी भी दिशा से अलग अलग दिशाओं से देखने पर ना ये एक सा ही दिखेगा। ठीक है, और जैसे इसके एग्जाम्पल है कांच है, रबर है और जी आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.2 है हमारा, कांच क्वार्टज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन करना है, इसमें जो है हमें कांच और क्वार्टज में जो है हमें अंतर बताना है और वो परिस्थितियां बतानी है जिस परिस्थिति में हम क्वार्टज को कांच में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स हमें एक पेज इंसर्ट करना होता है, तो हम एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, इसका आंसर हमने एक तरफ का लिख लिया, कांच लिख लिया, इस SiO2 से डिफाइन करेंगे, और दूसरी तरफ क्वार्टर लिख लिया, इसे भी SiO2 से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कांच क्या है फ्रेंड्स, वो हमारा एक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, और क्वार्टज क्या है, वो हमारा क्रिस्टलीय है। तो एक्रिस्टलीय का मतलब क्या होगा कि कांच की एक विशेष ज्यामिति नहीं होती है, और क्वार्टज यानी कि क्रिस्टलीय का मतलब क्या होगा कि इसकी एक विशेष ज्यामिति होती है। ठीक है, अगर आपको और भी अंतर डिफाइन करने हैं तो दोस्तों एक्रिस्टलीय के सारे गुण कांच में आ जाएंगे और क्रिस्टलीय के सारे गुण जो है क्वार्टज में आ जाएंगे। ठीक है, बात ये होती है कि कौन सी परिस्थिति में हम क्वार्टज को कांच में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दिखा रखा है, इसे पहले गर्म करेंगे क्वार्टज को। ठीक है, वो गर्म करके तुरंत ठंडा कर देंगे। ठीक है, तो अर्थात यानी कि क्वार्टज से कांच प्राप्त करने के लिए क्वार्टज को गर्म करके तुरंत ठंडा करने पर कांच के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, अतः हमारा कांच बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने क्वार्टज से कांच को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है हमारा 1.3 है, यानी कि निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, एक्रिस्टलीय ठोसों में कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप मेरे लेक्चर यानी कि जिसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं आपको आई बटन में, इस लेक्चर को पूरा नहीं देखोगे तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आई बटन में जाकर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। आणविक, तो आणविक ठोस कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अभी अभी कण जो होते हैं अणु होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें, एक तो यार दोस्त हमारा P4O10 यानी कि टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। ठीक है, एक हो गया P4। ठीक है, और एक हो गया हमारा I2। दूसरा है आयनिक। आयनिक ठोस क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो मतलब अभी अभी कण होते हैं धनायन कोमल ऋणायन होते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल एक तो हो गया दोस्तों अमोनियम फास्फेट NH4 का होल थ्राइड PO4, क्योंकि NH4 प्लस आ जाएगा वो PO4 पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और एक हो गया हमारा LiBr। ठीक है, LiBr आ गया हमारा आयनिक में, और कौन सा आ गया आयनिक में, और कोई सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं धात्विक की। तो धात्विक ठोस वो होते हैं फ्रेंड्स, इनमें जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं जगह जगह। ठीक है, तो धात्विक ठोस के अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो इसमें धात्विक ठोस के कौन कौन से उदाहरण है, एक तो दोस्तों हो गया ना पीतल। ठीक है, और एक हो गया हमारा Rb रुबिडियम। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सहसंयोजक की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहसंयोजक ठोस कौन कौन से होते हैं। तो सहसंयोजक जो होते हैं फ्रेंड्स, इनमें जो होता है बंध जो होता है सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ये मैं बता दूं आपको, एक तो ये हमारा SiC हो गया। ठीक है, और एक ग्रेफाइट हो गया और एक Si हो गया। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्रिस्टलीय। तो एक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं एक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो एक्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी कोई विशेष ज्यामिति नहीं होती है और उनके गलनांक में अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और इसके जो उदाहरण होते हैं कांच, रबर, प्लास्टिक होते हैं ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका आंसर हो गया, यानी कि इसे किससे मैच करेंगे, तो इसका हो गया यानी कि प्लास्टिक। ठीक है, एक्रिस्टलीय हो गया हमारा प्लास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1.3 कंप्लीट कर लिया है। 1.4 के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 1.4 है हमारा, यानी कि उपसय संयोजन संख्या का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो क्या अर्थ होता है उपसय संयोजन संख्या, यानी किसी क्रिस्टल संरचना में एक गोले को जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो उन स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित परमाणु की उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, तो एक घनीय निबिड़ संकुलन संरचना की जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। और एक अंत है केंद्रित घनीय संरचना, यानी कि इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसकी जो हमारी उपसय संयोजन संख्या होती है वो हमारी 8 होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5। ठीक है, 1.5 क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की बीमा ज्ञात है तो क्या आप उसके पारमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशन में मैं बता दूं आपको। ठीक है, क्या ज्ञात हो, घनत्व डी ज्ञात हो, ठीक है, और एकक कोष्ठिका की बीमा ए ज्ञात हो, ठीक है, और एन ए का मान हमें पता होता है कि ये क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जेड जो है हमें कोष्ठिका से पता चल जाएगा। ठीक है, कि कोष्ठिका कौन सी है, जेड का मान। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, घनत्व डी बराबर जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। ठीक है, तो यहां से एम पता चल जाएगा हमें, एम बराबर डी एन ए क्यूब अपॉन जेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने नोट कर लिया है, स्पष्ट है, हम दिए गए आंकड़ों से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।